वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं स्पेसिफिक टॉपिक फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए, किसी भी बिजनेस में हम अपने जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट बनाते हैं, लेकिन ये हमारा मैनेजमेंट का पार्ट है। अकाउंट से आगे बात करेंगे हम इसमें, ये मैनेजमेंट का पार्ट है एक्चुअली में। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये अकाउंट्स में यूज नहीं होता, लेकिन है पार्ट मैनेजमेंट का ही। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट, यानी कि जब आप अकाउंट्स के इंफॉर्मेशंस को कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट कर लिया इंफॉर्मेशन भाई, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट आप तैयार कर चुके हैं, उसके बाद हमें एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं कैश फ्लो, रेशो, फंड फ्लो, बजट, सब प्रिपेयर होते हैं। आफ्टर दैट मैनेजमेंट का काम होता है। तो ये फंड फ्लो हम क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं, इसका क्या यूज है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक बिजनेस के लिए, हमारे पास जो फंड फ्लो स्टेटमेंट है ये बेसिकली किस लिए यूज हो रहा है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझने से पहले आपको ध्यान देना होगा ये फंड क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, दो चीजें पढ़ी हैं हमने। एक है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी रिवाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 के अकॉर्डिंग कैश फ्लो बनाना कंपलसरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फंड फ्लो के लिए कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, लेकिन बनाने के बहुत ज्यादा फायदे हैं, क्योंकि कैश फ्लो में केवल कैश की पोजीशन है, जबकि यहां पर हम पूरे फंड को कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कैश फ्लो और फंड फ्लो में डिफरेंस भी है। एक डिफरेंस तो मैंने आपको बता दिया कि कैश फ्लो में हमारा कंसंट्रेशन केवल कैश है भाई। ऑर्गेनाइज जो गवर्नमेंट है उसका जो कंसेप्ट है वो तो यही है कि भाई कैश में बहुत ज्यादा बेईमानियां होती हैं, बहुत ज्यादा फ्रॉड होते हैं, इसलिए कैश फ्लो एक कंपलसरी स्टेटमेंट है। लेकिन फंड फ्लो भी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कंपलसरी ही है, क्योंकि यहां हमें पता होता है कि हमारे पास बिजनेस में किस तरीके से फंड फ्लो कर रहे हैं। तो इसके लिए जानना बहुत जरूरी है कि फंड है क्या। तो फंड क्या है, फंड को समझें हम। तो फंड बेसिकली कोई भी चीज जब करंट असेट्स में कन्वर्ट होती है, किसमें कन्वर्ट होती है, करंट असेट्स में, या मैं आपको दूसरे कंसेप्ट में कह दूं वर्किंग कैपिटल में, यानी कभी भी हमारी वर्किंग कैपिटल में चेंज होता है। वर्किंग कैपिटल में चेंज को हम चेंज इन फंड कहते हैं। तो वर्किंग कैपिटल फंड है हमारा, अगर आप समझें तो वर्किंग कैपिटल फंड है, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी। अब उसको नेट कहें तो नेट वर्किंग कैपिटल यानी करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। लेकिन फंड क्या हो गया हमारा भाई, नेट वर्किंग कैपिटल इक्वल टू टोटल फंड। यानी कोई भी असेट्स आप परचेज करें, सेल करें, बिजनेस करें, इन सब चीजों का इफेक्ट आपको देखना होगा। यदि हमारे फंड इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास मनी, या देखिए बेसिकली मैंने आपको बताया करंट असेट्स, तो फोकस करंट असेट्स पकड़ लीजिए कि भाई कोई भी चीज करंट असेट्स में कन्वर्ट हो रही है तो फंड का इनफ्लो हो रहा है, करंट असेट्स को खत्म कर रही है यानी फंड का आउटफ्लो हो रहा है। तो बेसिकली हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं वर्किंग कैपिटल इज आवर फंड। व्हाट डू यू मीन बाय द फंड? फंड इज द वर्किंग कैपिटल। फंड क्या है? वर्किंग कैपिटल है। अब इसको हमें समझना है कि फंड किस तरह से इनफ्लो हो रहे हैं, फंड किस तरीके से आउटफ्लो हो रहे हैं। अब देखिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट हम क्यों बनाएं, क्या इसका यूज है, ये मैं आपको बताता हूं। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि ऑर्गेनाइजेशन बहुत प्रॉफिट में है, ठीक है, बिल्कुल बिजनेस बहुत प्रॉफिट में है, लेकिन हमारे पास फंड्स की शॉर्टेज आ रही है। तो फंड्स की शॉर्टेज क्यों आ रही है? क्या ऐसा हमने बिजनेस में किया है? या ऐसा भी हो सकता है कि हम लॉस में है, बट इवन वी हैव द लॉट ऑफ फंड्स, हमें फंड्स की कमी नहीं है जबकि हम लगातार लॉस में है। तो ऐसा क्या कारण है, कहां हम डिस्टर्ब है, कहां हमारा कंसेप्ट है? तो एनालिसिस के लिए हमें फंड फ्लो स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना होता है। देखिए, बेसिकली तो जैसे कैश फ्लो आप बना रहे हैं वैसे ही फंड फ्लो है, यानी कि टोटल कंसेप्ट अगर हम इन दोनों में से एक को पढ़ लेते हैं तो दूसरे में हेल्प है हमारी। अगर हम ये कहें कि हमें कैश फ्लो बहुत अच्छा आता है तो हेल्प मिल जाएगी, फंड फ्लो बहुत अच्छा आता है। अगर हम कहें कि हम पे फंड फ्लो बहुत अच्छा आता है, अब इसलिए बात है कैश फ्लो हमारी समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो टेक्निकल टर्म है वो कैश फ्लो और फंड फ्लो में दोनों में सेम है। बाकी क्लरिकल वर्क अलग अलग है कि भाई हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, वहां अलग स्टेटमेंट है, यहां अलग स्टेटमेंट है, लेकिन कंसेप्ट, लॉजिक्स, कैलकुलेशन,
सब सेम टू सेम है, यानी कि सभी का इफेक्ट बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। ठीक है, तो आज हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसके लिए हमें कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है दो। एक है शेड्यूल या स्टेटमेंट, आप कुछ भी टर्म यूज कीजिए, स्टेटमेंट या शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा है मेरा फंड फ्लो स्टेटमेंट। दो चीज हम बनाएंगे। तो एक चीज तो होगी मेरे पास शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल या स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, और दूसरा हम बनाएंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब इन दोनों चीजों को समझिए। अब इसके लिए एक और चीज कंपलसरी बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा भी क्वेश्चन टेक्निकल है वर्किंग नोट में, लेकिन बनानी दो ही स्टेटमेंट है। मेन स्टेटमेंट कौन सा है? शेड्यूल और फंड फ्लो स्टेटमेंट। इसके साथ हमें बनाना पड़ता है एक वर्किंग नोट में एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि इस एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू ही हम वो प्रॉफिट निकालेंगे बिजनेस का जो कि कैश में हुआ हो, यानी कि जो हमारे फंड्स में ऑपरेट हुआ हो, जिसने हमारे फंड्स में इंक्रीज किया हो, फंड इंक्रीज हुए हो, प्रॉफिट हुआ हो, लेकिन हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई। नो नो नो, हमें यहां वो प्रॉफिट चेक करना है जो कि हमें कैश में हुआ है, जो हमारे पास करंट असेट्स को क्रिएट कर रहा है, वो प्रॉफिट, यानी कि फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि इस पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट से या एडजस्टेड पीएल अकाउंट से जो चीज कैलकुलेट होकर आएगी उसका नाम है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। और ये मेरे फंड फ्लो स्टेटमेंट की सबसे पहली टर्म है, देख लीजिए। तो सोर्स ऑफ फंड यानी कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आप बना रहे हैं, सोर्स ऑफ फंड यानी फंड्स का आना और फंड्स का जाना। देखिए बिल्कुल फोकस करके चलिए, कुछ नहीं है, पूरा चैप्टर बहुत इजी है, बस आप स्टार्ट ढंग से कीजिए कि आपके पास ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इधर सोर्स ऑफ फंड, फंड कहां कहां से आ रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उससे सर्च कीजिए कि उसमें जहां जहां फंड आ रहे हैं वो आप इधर डेबिट साइड लिखिए, फंड्स आपके पास से आउटफ्लो हो रहे हैं यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड, तो आप उसको क्रेडिट साइड में लिखिए। अब बताएंगे कहां कहां से फंड आ रहे हैं, कहां कहां फंड जा रहे हैं। तो फंड कहां कहां से आ रहे हैं आप देखिए, एक तो प्रॉफिट से फंड आ रहा है, दूसरा आप शेयर इशू कीजिए, शेयर इशू कीजिए तो उससे आपके पास आपकी करंट असेट्स, आपका कैश इंक्रीज होगा। आप डिबेंचर इशू कीजिए, आप लोन लीजिए, आप लोन लीजिए, आप असेट्स को सेल करते हैं तो उनके सेल होने से देखिए कहां कहां से फंड्स आ रहे हैं। आप शेयर इशू कीजिए, आप डिबेंचर इशू कीजिए, आप लोन लीजिए, आप प्रॉपर्टी अपनी फिक्स असेट्स को बेच दीजिए, या आपको कोई बिजनेस के बाहर से इनकम हो रही है, बिजनेस के बाहर से। अब बिजनेस तो हम अपना कर रहे हैं ना, कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस है, अब हमें बाहर से बिजनेस आ रही है, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वहां से हमें इंटरेस्ट आ रहा है, वहां से हमें डिविडेंड आ रहा है, वहां से कहीं हमारी प्रॉपर्टीज पड़ी है, वहां से रेंट आ रहा है हमारे पास, तो डिफरेंट है, वो बिजनेस से बाहर का है, बिजनेस से बाहर का है, तो वो सभी रिसीप्ट हमने डेबिट साइड में लिखी। इसी तरह से पैसे का जाना, यानी कि यहां पर हम फंड फ्लो पढ़ रहे हैं, कैश फ्लो नहीं पढ़ रहे हैं, टर्म सेम ही है, मैंने आपसे कहा बिल्कुल सेम है। तो यहां पर है फंड का आउटफ्लो, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, यहां फंड्स जा रहे हैं, तो जस्ट इसके अपोजिट है। आपने कहा इशू ऑफ शेयर, तो हम कहेंगे रिडेम्पशन ऑफ शेयर, लेकिन शेयर्स का रिडेम्पशन नहीं होता, रिडेम्पशन होता है प्रेफरेंस शेयर का, रिडेम्पशन होता है डिबेंचर्स का, तो इसीलिए रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब आप यहां लोन ले रहे थे, फंड्स आ रहे थे, और आप लोन का पेमेंट करेंगे तो फंड्स चले जाएंगे, रीपेमेंट ऑफ लोन। आप असेट्स खरीद रहे हैं, फिक्स असेट्स, नॉन करंट असेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट आप परचेज कर रहे हैं, ठीक है, परचेज कर रहे हैं तो फंड जा रहे हैं, सेल कर रहे हैं फंड आ रहे हैं, यानी कि बेसिक कंसेप्ट समझ में आएगा हमें कि पैसा और फंड कहां कहां से आ रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। इसके अलावा आप टैक्स का पेमेंट कीजिए, डिविडेंड का पेमेंट कीजिए, किसी और चीज का पेमेंट कीजिए, जैसे आप कह रहे थे कि भाई नॉन ट्रेडिंग रिसिप्ट, ऐसे नॉन ट्रेडिंग पेमेंट भी तो हो सकते हैं, लेकिन मेरे पास से तो पैसा गया ना, जैसे यहां पैसा आया वैसे ही वहां पैसा गया। तो जो भी नॉन ट्रेडिंग पेमेंट्स हैं, ड्राइंग्स हो सकती हैं, अगर सिंपल बिजनेस चल रहा है तो उसमें ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स भी पेमेंट हो रही है। तो कोई भी पेमेंट, चाहे पेमेंट ऑफ टैक्स हो, पेमेंट ऑफ डिविडेंड हो, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट हो, कोई भी पेमेंट, तो ऑल द पेमेंट्स इधर आपके पास से आउट हो जाएंगे, प्रेफरेंस सबका रिडेम्पशन, पेमेंट, परचेज सब हमारे पास इस साइड,
ठीक है, और इसका टोटल हमारा इक्वल मिलेगा बोथ साइड से, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। अब देखिए इक्वल करने के लिए हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो हमें मिलेगा एडजस्टेड पीएल अकाउंट से, और दूसरा है इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल या डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। इंक्रीज होगा तो इधर लिख देंगे, डिक्रीज होगा तो इधर लिख देंगे। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो जैसा भी इंक्रीज आएगा तो इधर, डिक्रीज आएगा तो इधर, और इसको निकालने के लिए हमें बनाना पड़ेगा शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सबसे आसान ये हमारे पास शेड्यूल होती है। केवल और केवल आपको जो नॉलेज है वो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटी की होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन को करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे मिनटों में क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये तो हम परफॉर्मा बना रहे हैं, परफॉर्मे में सभी टर्म्स हैं, फिर हम क्वेश्चन को करना सीखेंगे कैसे 2 मिनट में क्वेश्चन है। तो अब क्वेश्चन के अंदर आपको जर्नली 2 बैलेंस शीट मिलेंगी, जब भी कर पाएंगे, क्योंकि यहां तो कंपेयरिंग है 2 ईयर्स का। तो 2 ईयर्स की बैलेंस शीट आपको दी हुई है, और उस बैलेंस शीट में से सबसे पहला काम आप सर्च करिए कि इसमें कौन कौन सी करंट असेट्स हैं, कौन कौन सी करंट लायबिलिटी है। ठीक है, तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी हमने यहां लिख ली। अब देखिए कैसे लिखते हैं, पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर वाली अमाउंट, करंट ईयर वाली अमाउंट, और फिर इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। हम एनालिसिस वाले में टॉपिक में भी यही पढ़ते हैं, एनालिसिस पढ़ा है ना हमने, एनालिसिस ऑफ बैलेंस शीट, एनालिसिस ऑन पीएल अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो एनालिसिस में भी हम प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज पढ़ रहे हैं, तो यहां पर भी वही कंसेप्ट करना है। यानी कि सबसे पहले आपने लिखी करंट असेट्स। करंट असेट्स कौन कौन सी होती हैं भाई, स्टॉक, उसको इन्वेंट्री कहिए, मर्चेंडाइज कहिए, डेटर, बीआर, कैश, बैंक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज या अनएक्रूड इनकम, ये करंट असेट्स है। और ये आपको लर्न करनी ही है, ये आपकी नॉलेज होनी ही चाहिए, क्योंकि इसके थ्रू हम बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ते हैं। भाई हमारा रेशो एनालिसिस है, वो करंट रेशो निकालेंगे तो करंट असेट्स करंट लायबिलिटी बेस्ड है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा। हमें कैश फ्लो पढ़ना है तब भी हमें यही पढ़ना है, हमें फंड फ्लो पढ़ना है तब भी हमें यही पढ़ना है, और बहुत सारी चीजों में आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे जरूरी काम जो आपको सीख लेना चाहिए फर्स्ट फेज में ही, कि बैलेंस शीट में करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, इन सबकी परफेक्ट नॉलेज आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, तो इसमें करंट असेट्स मैंने ले ली, करंट लायबिलिटीज मैंने ले ली। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम डिविडेंड, अनएक्रूड इनकम, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिफरेंट तरह की हैं हमारे पास, डिफरेंट ये करंट लायबिलिटी, करंट असेट्स। अब क्या करना है आपको, देखिए बैलेंस शीट में से आपने करंट असेट्स उठाई, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, डेटर, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, सबकी वैल्यू लिख ली, सबकी क्या लिख ली, वैल्यू लिख ली, और यहां इसका टोटल कर दिया। प्रीवियस ईयर की करंट असेट्स का टोटल, भाई प्रीवियस ईयर में जितनी भी हो, या तो मैंने बहुत सारी लिखी हुई हैं, जनरली क्वेश्चन में सारी थोड़ी होती हैं, तो जितनी भी हैं टोटल कर लिया। करंट ईयर की जितनी भी हैं टोटल कर लिया, एक काम तो ये कर लिया। ऐसे ही करंट लायबिलिटीज जितनी भी हैं टोटल कर लिया प्रीवियस ईयर का। अब यहां टोटल कर लिया आपने करंट ईयर का। अब ध्यान दे क्या क्या करा मैंने करंट असेट्स लिखी, करंट असेट्स प्रीवियस ईयर की, करंट असेट्स करंट ईयर की, टोटल लिखा। मैंने लिखी करंट लायबिलिटीज, प्रीवियस ईयर का टोटल लिखा, करंट ईयर का टोटल लिखा। मेरे पास अब ये 2 टोटल आ चुके हैं, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटी लिखी जा चुकी हैं। अब मेरा अगला स्टेप क्या है, देखिए मैं इधर नहीं आया हूं, मैं इधर वर्क कर रहा हूं। करंट असेट्स प्रीवियस ईयर, करंट असेट्स करंट ईयर, करंट लायबिलिटी प्रीवियस ईयर, करंट लायबिलिटी करंट ईयर। टोटल आ चुका है, इसका टोटल ए, इसका टोटल बी। ए के टोटल में, ए में से बी को माइनस कर दीजिए, निकल कर आ गई आपकी वर्किंग कैपिटल, और ये आपको आनी भी चाहिए। करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी इक्वल टू वर्किंग कैपिटल, और ये बहुत यूज है हमारा। मैंने आपसे कहा ना, कैश फ्लो पढ़ें, रेशो पढ़ें, आप बहुत सारी चीजें पढ़ें, तो वर्किंग कैपिटल का तो यूज है। वर्किंग कैपिटल तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, तो उसको जितनी जल्दी पढ़ लेंगे सारे चैप्टर्स क्लियर हो जाएंगे। यानी पूरा का पूरा मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब एक ही 2 टर्म पर बेस्ड है। अब वो 1-2 टर्म्स तो आपको लर्न करनी ही पड़ेंगी मेरे बेटा, अगर आप लर्न नहीं करते तो फंस जाएंगे क्वेश्चन में। तो आपको करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस की वर्किंग कैपिटल, करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी की वर्किंग कैपिटल आ गया मेरे पास। भाई इसमें से इसको माइनस किया वर्किंग कैपिटल, इसको इसमें से माइनस किया तो वर्किंग कैपिटल, हमारे पास वर्किंग कैपिटल आ गई। अब वर्किंग कैपिटल यदि इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, यहां से यहां बढ़ गई है तो इंक्रीज,
और घट रही है तो डिक्रीज, यानी कि वर्किंग कैपिटल में आपको यहां टोटल इसका इक्वल करना है और यहां बताना है। देखिए प्रीवियस ईयर का टोटल कम है, करंट ईयर का टोटल ज्यादा है, तो आपके पास आ गया इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्या निकल कर आ गया? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। और उल्टा होगा कि करंट ईयर का टोटल है कम, प्रीवियस ईयर का टोटल है ज्यादा, तो आएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। सही है। अब हम इसको इन दो कॉलम्स के थ्रू भी, देखिए आंसर सेम ही आएगा, ये नहीं कि अलग हो गया, लेकिन इसको समझाने का एक स्टेटमेंट बनाने का तरीका है, वरना तो हम वर्किंग कैपिटल को यहीं से समझ लेते, हो गया क्वेश्चन समाप्त। लेकिन फिर भी हम एक और कॉलम बनाकर इंक्रीज और डिक्रीज का दोबारा से इसको एनालाइज करेंगे। अब देखिए क्या करना है, जो बिल्कुल फोकस करना है आपको, जो मिस्टेक नहीं करनी है वो क्या है। करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस किया, ये 10 है, ये 15 है, तो 5 का इंक्रीज। समझ रहे हैं आप मेरी बात? ये ज्यादा है, ये कम है, तो इंक्रीज, और इसका उल्टा हो जाता है कि ये 15 है और ये 20 है, तो 5 का डिक्रीज। आप समझ रहे हैं मेरी बात को कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? 10 से 15 तो इंक्रीज, 15 से या 20 से 15 कैसे समझ लीजिए, ये ज्यादा ये कम तो डिक्रीज। तो इस तरीके से आपको ये सारे कॉलम्स लिखने हैं असेट्स वाले, असेट्स वाले, लायबिलिटी वाले नहीं। अब लायबिलिटी में उल्टा है इसका, लायबिलिटी में उल्टा है इसका, जैसे कि यहां 10 और यहां 15, तो ये इंक्रीज नहीं हो रहा, ये डिक्रीज हो रहा है। लायबिलिटी में उल्टा लेना है, करंट असेट्स में बढ़ रही हैं तो इंक्रीज, घट रही हैं तो डिक्रीज। लेकिन करंट लायबिलिटी में बिल्कुल उल्टा, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। परफॉर्मा आप 4 लाइंस अपनी कवर कीजिए, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इंक्रीज डिक्रीज लिखिए, इधर करंट असेट्स की हेडिंग डाल के करंट असेट्स लिखिए, उनकी अमाउंट लिख लीजिए, करंट लायबिलिटी लिखिए, उनकी अमाउंट लिख लीजिए। ठीक है। अब देखिए करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर को माइनस करना होता है, पॉजिटिव है तो इंक्रीज और नेगेटिव है तो डिक्रीज। लेकिन लायबिलिटी में उसका उल्टा, अपोजिट लिखना है, और फिर आप टोटल करेंगे तो आपको फिर वही पता चल जाएगा, जो आंसर यहां आ रहा था वही आंसर यहां आएगा कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज वाला टोटल ज्यादा है तो इंक्रीज है, डिक्रीज वाला टोटल ज्यादा है तो डिक्रीज है। भाई डिक्रीज का टोटल ज्यादा आएगा तो डिक्रीज होगा, इंक्रीज का टोटल ज्यादा आएगा तो इंक्रीज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और एक यहां से, तो दोनों से मैच करके आंसर सेम टू सेम ही आएगा। मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में जब आपको इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको ये परफेक्टली समझ में आएगा। तो हमारा एक शेड्यूल समझ में आता है, हमें एक फंड फ्लो स्टेटमेंट समझ में आता है, और इसके बाद है हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, समझ लीजिए। मैं आपको बताऊं शेड्यूल में बहुत प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जैसे ही आप 1 या 2 क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि सीधा सीधा समझ में आएगा। तो इसमें जो टेक्निकली कंसेप्ट रह जाएगा लास्ट में टिपिकल क्वेश्चंस में, वो एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही रहेगा, एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही रहेगा, क्योंकि यही आपको समझना है। यही प्रॉब्लम कैश फ्लो में थी हमारे पास। कैश फ्लो में जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उसको स्टार्ट करते वहीं तो प्रॉब्लम है, तो वो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम पढ़ते थे वो ही सारा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। अब करना कैसे है आपको, आपने पूरी बैलेंस शीट उठाई, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज यहां शिफ्ट कर दी। इसके बाद बैलेंस शीट में बची क्या मेरे पास, बैलेंस शीट में बची नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटी। अब नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज यहां पर आ रही है मेरी। अगर आप उन्हें सेल कर रहे हैं नॉन करंट असेट्स को तो पैसा इधर आ जाएगा, खरीद रहे हैं तो इधर आ जाएगा। नॉन करंट असेट्स नॉन करंट लायबिलिटीज बिल्कुल इसी सेंस में आएंगी आपके पास, नॉन करंट लायबिलिटी में भी। अब लायबिलिटी में देखेंगे, लायबिलिटी बढ़ रही है तो लायबिलिटी बढ़ रही है, इसका मतलब पैसा आ रहा है। भाई लायबिलिटी बढ़ने का मतलब क्या है, भाई आपके लोन बढ़ गए तो लोन लिया होगा ना आपने, जब भी तो लोन बढ़ गए तो पैसा आ रहा है। लोन कम हो गए इसका मतलब पेमेंट कर दिया है आपने। तो क्लियर हो गया ना कंसेप्ट, बैलेंस शीट में बचता है क्या। इसके अलावा शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रही है तो पैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रही है पैसा जा रहा है। डिबेंचर इंक्रीज हो रहे हैं पैसा आ रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं पैसा जा रहा है। बिल्कुल एक ही कंसेप्ट पर आप बार बार पढ़ते रहेंगे, आप जितनी बार पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। और मैंने आपसे कहा एक टॉपिक पढ़ेंगे दूसरा अपने आप सॉल्व होगा, ये नहीं कि एक होगा, दोनों सॉल्व हो जाएंगे। अब आप आते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट में, यानी बैलेंस शीट में आपको पीएल नाम से भी 2 ही चीजें वो देगा। तो जो 2 चीजें देगा, एक तो देगा बैलेंस यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उठाइए आप,
बैलेंस शीट में से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आप इनकम स्टेटमेंट का प्रॉफिट है उसका प्रीवियस ईयर का बैलेंस और फिर करंट ईयर का बैलेंस। प्रीवियस ईयर यानी ओपनिंग बैलेंस और यहां पर करंट ईयर यानी क्लोजिंग बैलेंस, ये दोनों वैल्यू लिख लीजिए आप। ठीक है बेटा, अब क्या क्या करना है आपको, अब यहां ध्यान दीजिए। यहां पर जो हमारे पास सिस्टम है ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, अब आपको ये देखना है कि पूरे क्वेश्चन को एनालिसिस करके कि मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो कैश वाला चाहिए, प्रॉफिट चाहिए कैश में कितना हुआ। अब आपने जब पीएल अकाउंट बनाया था तो क्या करते थे आप पीएल अकाउंट बनाते थे, भी ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, ग्रॉस प्रॉफिट बाई साइड में लिख दिया, फिर डेबिट साइड में सारे खर्चे लिख दिए, सारे खर्चे, फिर निकल कर आता था नेट प्रॉफिट। अभी जो नेट प्रॉफिट आता है ये सारे खर्चे काटकर और सारी इनकम जोड़कर आता है, सारे खर्चे काटकर और सारी इनकम जोड़कर आता है। ठीक है बेटा, तो देखिए इस नेट प्रॉफिट में आपने सभी खर्चे डाले हैं, चाहे वो कैश में हुए हैं खर्चे और चाहे वो नॉन कैश के खर्चे हैं, लेकिन मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो कैश वाला चाहिए। तो आपने जितने भी खर्चे जिनसे यानी एक्सपेंसेस, जितने भी एक्सपेंसेस आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाले थे प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में, लेकिन उनसे मेरे मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ था, मनी का आउटफ्लो नहीं हुआ था, तो उन सभी खर्चों को मैं वापस इस डेबिट साइड में लिख दूंगा, एक तरह से ऐड कर रहा हूं। देखिए अगर ये एडजस्टेड पीएल अकाउंट की बजाय अगर मैं स्टेटमेंट बनाता, स्टेटमेंट ऑफ एडजस्टेड पीएल, तो मुझे क्या करना होता भाई, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस लेता, नेट प्रॉफिट आ जाता। ये सब जो डेबिट साइड में लिख रहा हूं मुझे ऐड करने होते और जो मैं क्रेडिट साइड में लिख रहा हूं ये सब मुझे माइनस करना होता और निकल कर आ जाता फंड फ्रॉम ऑपरेशन। पॉजिटिव आता तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन और माइनस में आता तो लॉस फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन यहां लिखना है और लॉस हो जाएगा तो अपोजिट साइड में लिखना है। तो लॉस के जनरली क्वेश्चन नहीं है बुक के अंदर, बहुत ही रेयर को ये क्वेश्चन मिलेगा। जनरली फंड फ्रॉम ऑपरेशन है तो इसलिए मैंने एक ही दिखाया। कैसे बताया मैंने, अब यहां पर ओपनिंग बैलेंस लिखा, क्लोजिंग बैलेंस लिखा, यहां मैं वो सभी एक्सपेंसेस वापस लिख रहा हूं जो आपने पीएल में लिखे। ठीक है, जैसे डेप्रीसिएशन, क्या डेप्रीसिएशन से मेरे मनी का आउटफ्लो हुआ था? नहीं हुआ था। मनी का आउटफ्लो हुआ था? नहीं, मनी कहीं नहीं गई, केवल डेप्रीसिएशन लगा तो वापस मैंने डेप्रीसिएशन ले लिया। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी असेट्स थी जिन्हें मैंने केवल राइट ऑफ किया, पेमेंट नहीं किया, उन्हें केवल समाप्त किया। यह भी एक तरह का डेप्रीसिएशन ही है। जिस चीज को मैं राइट ऑफ करता हूं वो एक तरह का डेप्रीसिएशन है। अब नाम अलग अलग है, मैं कहूं डेप्रीसिएशन, मैं कहूं राइट ऑफ, मैं कहूं अमोर्टाइज, ये सब एक ही बात की टर्म्स हैं और ये सभी मेरे यहां डेबिट साइड में आएंगे। तो क्या किस किस पर लगते हैं? डेप्रीसिएशन ऑन फिक्स असेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट्स, कॉपीराइट। यदि आप उन्हें राइट ऑफ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? राइट ऑफ। सेल नहीं कर रहे हैं, सेल करेंगे तो फिर पैसा आएगा। ये रहा फंड फ्रॉम, ये जो सोर्स ऑफ फंड है ना फंड फ्लो स्टेटमेंट में, यहां पर कोई भी चीज आप सेल कर रहे हैं, अगर आप कहने लगे भाई सेल ऑफ पेटेंट्स तो यही आएगा बेटा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, गुडविल भी सेल हो जाती है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि यहां इस पॉइंट में क्वेश्चन में फंसा लेते हैं। कैश फ्लो में भी इसी पॉइंट में अटकते हैं, यहां भी अटक सकते हैं। कुछ भी चीज सेल हो सकती है अगर वो मेंशन करेगा तो, अदरवाइज हम क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो हमने राइट ऑफ की, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, कोई भी राइट ऑफ हो रहा है। किसी भी असेट्स को सेल करने से लॉस हो रहा है। देखिए सेल करने से पैसा आया, 10,000 रुपए की असेट्स मैंने 8,000 रुपए में बेची, भाई 10,000 की असेट्स थी 8,000 में बेच दी तो 8,000 रुपए आए ना। अब 2,000 रुपए आपने लॉस में लिख दिए, पैसा गया थोड़ी है भाई, तो वापस ऐड कीजिए, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। इसी तरह से कोई भी आप प्रोविजन बनाते हैं तो पैसा प्रोविजन से नहीं जाता। तो जितने भी प्रोविजन बना रहे हैं, चाहे वो प्रोविजन फॉर टैक्स हो, चाहे वो प्रोविजन फॉर डिविडेंड हो, अब डिविडेंड में भी अलग अलग होता है भाई, इंटरिम डिविडेंड है, प्रपोज डिविडेंड है, कोई भी डिविडेंड हो, जो भी प्रोविजन बना रहे हैं सभी डेबिट साइड में। अगर आपने कोई पैसा अपने पुराने रिजर्व से, मतलब रिजर्व के अंदर ट्रांसफर किया है, प्रॉफिट से रिजर्व में ट्रांसफर किया है, तो ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। इसका अपोजिट, जैसे हम कभी कभी लॉस हो रहा होता है सिचुएशन में तो हम अपने रिजर्व से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लेते हैं,
तो इसी तरह से यहां पर है ये रिजर्व ट्रांसफर किया है यदि रिजर्व से पीएल की तरफ, तो यहां बाकी पीएल से यानी रिजर्व बढ़ रहे हैं तो यहां, और रिजर्व घटे हैं तो यहां। कोई रिजर्व से पीएल में जाएगा, रिजर्व घट रहे हैं तो, और रिजर्व बढ़ रहे हैं तो पीएल से रिजर्व में आया है, तो पीएल से रिजर्व में आया है। इसके बाद डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, यदि आपने डिबेंचर शेयर इशू किए हैं लेकिन कम वैल्यू में इशू किए हैं तो कम वैल्यू तो यहां आ गई, बाकी उसका लॉस यहां आ गया। पैसे का आउटफ्लो थोड़ी हुआ है लेकिन आपने पीएल में डाल दिए होंगे ये, इसलिए मैंने सब वापस ऐड किए हैं। देख सकते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आपने रिडेम्पशन किया, पैसा ज्यादा दिया, आपने पीएल में लिख दिया। तो जब पैसा आपने पे किया वो तो हम यहां लिख ही रहे हैं ना, पूरा पैसा हम यहां लिख ही दिया, आउटफ्लो हो गया, तो पैसे का दोबारा से कहां से आउटफ्लो हो गया, तो वापस यहां से हम हटा लेते हैं। ठीक है, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर इन्हीं पर होता है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर एंड डिबेंचर किसी पर भी हो सकता है यदि ये पीएल अकाउंट में डाले गए हैं तो, यदि बैलेंस शीट में ही पड़े हैं तब कुछ नहीं करना है ना, क्योंकि आजकल जो नई बैलेंस शीट आ रही है शेड्यूल 6 उसके अकॉर्डिंग ये बैलेंस शीट में नहीं होते, तो फिर तो कंफर्म आएंगे ही आएंगे यहां पर। लेकिन यदि वो पुरानी बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग बैलेंस शीट में दिए हुए हैं और उसमें कोई चेंजेस नहीं है तो फिर नहीं लाएंगे हम। क्लियर हो गया। इसके अलावा इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी या डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट्स, जस्ट इसका अपोजिट मैंने इधर लिखा है। देखिए जो टर्म यहां लिखी है उसका ही अपोजिट मैंने यहां लिखा है, तो आधी चीजें तो यहां हो गई। जैसे मैंने लिखा प्रोविजन फॉर टैक्स तो मैंने यहां लिखा रिफंड ऑफ टैक्स, सेम है ना बिल्कुल। यहां मैंने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स तो यहां लिखा मैंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। यहां पर मैं लिख रहा हूं नॉन ट्रेडिंग इनकम्स तो नहीं होती है, इनकम तो इधर ही होंगी, नॉन ट्रेडिंग इनकम, क्योंकि नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंसेस होते हैं मैं यही लिखूंगा जितने भी नॉन ट्रेडिंग, तो नॉन ट्रेडिंग इनकम्स हो गई। तो पॉइंट सेम टू सेम अपोजिट में है, अपोजिट के पॉइंट नए है ही नहीं, जो यहां समझ रहे हैं वही यहाँ पे है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ लें कि डेफर्ड टैक्स असेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी साइड में होती है और इसे हम जनरली नॉन करंट लायबिलिटीज में ही ट्रीट करते हैं ना, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स असेट्स। अब लायबिलिटी है तो ये है क्या लायबिलिटी, इस लायबिलिटी को समझिए कि भाई ये डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बेसिकली है क्या। ये है हमारे पास अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम, अकाउंटिंग इनकम और टैक्सेबल इनकम। यदि अकाउंटिंग इनकम है ज्यादा और टैक्सेबल इनकम है कम, तो टैक्स आपने पे किया कम, बट टैक्सेबल इनकम है कम, मतलब, और अकाउंटिंग इनकम है ज्यादा तो टैक्सेबल इनकम कम है तो आपने टैक्स दिया कम, जबकि देना चाहिए था आपको ज्यादा, तो उसका जो टैक्स है वो हमारे पास लिख देते हैं हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में। लेकिन ये लायबिलिटी नहीं है, एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, ना तो ये एक्चुअल असेट्स है और ना ही ये एक्चुअल लायबिलिटी है। बस आपको समझना है कि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी क्या है, तो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी है जो हमारी अकाउंटिंग इनकम है वो टैक्सेबल इनकम से ज्यादा है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो अकाउंटिंग इनकम इज मोर देन टैक्सेबल इनकम, तो ये क्रिएट करता है मेरे लिए डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, ये समझ लीजिए। इसका अपोजिट होगा तो डेफर्ड टैक्स असेट्स, लेकिन ना तो ये असेट्स है ना लायबिलिटी है रियल में, तो इसलिए इसको वापस पीएल में ही आपको एडजस्ट करना होगा, पीएल में ही एडजस्ट करना होगा। यदि डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है तो डेबिट साइड में, ठीक है, और घट रही है असेट्स तो डेबिट साइड में। एक पढ़ लीजिए, बाकी चार अपने आप क्लियर कीजिए कि भाई इंक्रीज हो रही है डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी इधर, डिक्रीज हो रही है इधर तो इंक्रीज हो रही है इधर। अब दूसरा ले लीजिए डिक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट्स तो इंक्रीज इन डेफर्ड टैक्स असेट्स। तो एक कंसेप्ट है, एक लेंगे दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। और इसका डेबिट साइड का टोटल लिया, इसमें से क्रेडिट साइड की सभी टर्म हमने घटा दी तो निकल कर आ गया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये आपको समझना है, यही इस चैप्टर का, इस फंड फ्लो स्टेटमेंट की सबसे कीमती चीज है, सबसे टेक्निकल चीज है। जिस व्यक्ति को ये निकालना आ गया, यानी कैश फ्लो समझ में आ गया और फंड फ्लो समझ में आ गया, दोनों के दोनों कंसेप्ट समझ में आ गए। तो अब आपको समझना है कि पूरे परफॉर्मे को देखना है। आप इसका एक फोटो भी क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए पूरा का पूरा, ठीक है। और इसमें इसको पढ़ना इसलिए भी जरूरी है, मैंने आपसे कहा ना कि पूरे के पूरे मैनेजमेंट का पार्ट है
इसको जितना अच्छा हम पढ़ लेंगे स्टार्टिंग में ही कि भाई शेड्यूल है, करंट असेट्स करंट लायबिलिटीज हैं, कुछ खास नहीं है, फंड फ्लो स्टेटमेंट है, मनी का इनफ्लो आउटफ्लो है, ये हमारा एडजस्टेड पीएल अकाउंट है जिस पर थोड़ी सी मेहनत करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए ऐसा न्यूमेरिकल लाऊंगा जिसमें ये तीनों चीजें आपको कैलकुलेट करनी है, यानी तीनों चीजें बनानी होंगी सो दैट कि हमें टॉपिक समझ में आ जाए, एक ही वीडियो में समझ में आ जाएगा। उसके बाद कुछ टेक्निकल्स के लिए हम और वीडियोस बनाएंगे। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरी जो नई वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहें। थैंक यू, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।